हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, यानी इसमें भी क्वेश्चन यूनिट 3 से ही रहने वाला है। ठीक, चैप्टर 6, 7, 8, 9 जब हम 9 तक पढ़ लेंगे उसके बाद आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पूरा कोशिश करेंगे कि यूनिट 3 आज कंप्लीट कर दिया जाए। तो इस क्लास में भी आप कुछ क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जो कि ऑलरेडी जिसके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि सॉफ्ट पावर के बारे में हम आपको पहले ही चैप्टर 4 में पढ़ा चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर तो सेम वही लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको बदल करके पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान दे लेना है क्वेश्चन पे। ठीक है, और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बस स्किप करते जाना है, एक बार रीड कर लेना है ध्यान से। और कुछ नया क्वेश्चन भी है इस क्लास में जिस पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना है कि आप पहले चैप्टर 1 से शुरू करिए, उसके बाद चैप्टर 5 पढ़िएगा। तो एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम आप बहुत मेहनत करती हैं हम लोगों के लिए। तो जी, मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो अभी जो है सो आप सभी का एग्ज़ाम है ना, तो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका तो सिर्फ 2 से 3 ही पेपर होगा ना, जैसे मेजर और माइनर आपका है। तो मेजर में 3 पेपर और माइनर में 2 पेपर, यानी 5 ही पेपर है आपका। लेकिन मेरे लिए तो ये 5 से ज़्यादा है, क्योंकि सब सब्जेक्ट का पढ़ाना बहुत ज़्यादा अभी लोड पड़ा हुआ है। ठीक, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप सभी के लिए को इतना कहना है कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप सभी को बता देना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे थोड़ा सा भेज देना है। ठीक, ताकि पता लगे कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है एग्ज़ाम में। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा लिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट पावर पॉलिसी, हाईलाइट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर पॉलिसी। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर पॉलिसी क्या होता है ये हम आपको चैप्टर 4 में भी बता चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे ध्यान नहीं दिए होंगे या वहाँ पे स्किप किए होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो कि हम आपको आपके ऊपर वो छोड़ दिए थे कि आपको पढ़ के उसको रीड कर लेना है, तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, वहाँ अगर नहीं समझ में आया होगा तो मान लीजिए कि कोई देश दूसरे देश को अपनी बात मनवाने के लिए सेना, हथियार या धमकी का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि अपनी संस्कृति का, योग का, संगीत का, शिक्षा का, विचार का और अच्छे संबंधों के कारण दूसरे देश को प्रभावित करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत दुनिया के लोगों को योग सिखाता है। लोग योग से प्रभावित होकर के भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में जानने लगते हैं। तो यहाँ भारत ने किसी पर भी दबाव नहीं डाला, बल्कि अपनी संस्कृति से आकर्षण किया, लोगों को प्रभावित किया। ठीक है, संस्कृति के आकर्षण से प्रभावित किया, तो इसी को हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपको ये पढ़ना है, आगे हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है सॉफ्ट पावर का अर्थ लिखा गया है, ये भी आपको पढ़ लेना है। सॉफ्ट पावर किसको कहा जाता है, यहाँ तक लिख दिया गया। ठीक, तो अब पहला पॉइंट आपको पढ़ना है, सॉफ्ट पावर। भारत की सॉफ्ट पावर नीति के विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे कि पहला है आपका भारतीय संस्कृति। तो भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है और विविध भी है। तो हमारे त्यौहार, संगीत, नृत्य, कला, साहित्य, खान पान और परंपरा दुनिया के लोगों को आकर्षित करती है। जैसे कि विदेशों में भारतीय दीपावली, होली और भारतीय नृत्य, संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इससे लोग भारतीय संस्कृति के करीब आते हैं। ठीक, दूसरा है आपका योग। ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आज दुनिया के अनेक देशों में लोग योग करते हैं। ठीक है, जैसे कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इससे पूरी दुनिया में भारत की योग परंपरा की पहचान मजबूत होती है। ठीक है, अब है बौद्ध एवं आध्यात्मिक परंपरा। इसका कहने का मतलब है कि भारत ने दुनिया को अहिंसा, शांति और करुणा और मानवता का संदेश दिया है। तो भगवान बुद्ध के विचारों का एशिया के कई देशों पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि भारत से बौद्ध धर्म चीन, जापान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों तक पहुंच चुका था। अगला पॉइंट है कि भारतीय सिनेमा और मनोरंजन। तो भारतीय फिल्म, संगीत और नृत्य भी भारत की सॉफ्ट पावर है। ठीक,
जैसे कि बॉलीवुड की फिल्मों और भारतीय गानों को भारत के अलावा कई अन्य देश में भी पसंद किया जाता है, तो इससे विदेशी लोग भारतीय जीवन और संस्कृति को समझते हैं। अगला है आपका लोकतांत्रिक मूल्य। लोकतांत्रिक मूल्य कहने का मतलब है कि भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोकतंत्र, संविधान, चुनाव, विविधता, ठीक है, जैसे मूल्य को महत्व दिया जाता है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को महत्व दिया जाता है। और फॉर एग्जांपल के लिए कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देख करके दूसरे विकासशील देशों को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में सीखने का अवसर मिलता है। 6 नंबर पॉइंट है कि भारतीय प्रवासी समुदाय। इसका कहने का मतलब है कि बहुत से भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं, वे वहाँ भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों में भारतीय समुदाय दीपावली, होली और अन्य भारतीय त्यौहार मनाते भी हैं, तो इससे भारत की संस्कृति का प्रचार होता है। अगला पॉइंट है कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। कूटनीति के बारे में भी हम आपको चैप्टर 4 में भी पढ़ा चुके हैं। तो भारतीय दूसरे देशों के साथ मित्रता, बातचीत और सहयोग पर जोर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि किसी देश में प्राकृतिक आपदा आने पर भारत राहत सामग्री या चिकित्सा सहायक भेजता है। ठीक है, तो इससे उस देश के लोगों में भारत के प्रति विश्वास और सद्भावना बढ़ती है। आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति। इसका कहने का मतलब है कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है। आज दूसरे देशों में भी लोग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए कि विदेशों में आयुर्वेदिक उपचार और योग से जुड़े केंद्रों की लोकप्रियता बढ़ती है। अगला है भारतीय भाषा और साहित्य, यानी हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषा जो है, इसका साहित्य भी भारत की सॉफ्ट पावर है। यानी विदेशों में कुछ विश्वविद्यालय में हिंदी, संस्कृत और भारतीय दर्शन का अध्ययन किया जाता है। अगला है विकास, सहयोग और मानवीय सहायता। इसका कहने का मतलब है कि भारत दूसरे देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्रों में सहायता देता है। तो किसी विकासशील देश में भारत द्वारा शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजना में सहायता करने से दोनों देशों का संबंध मजबूत होता है। ठीक है, तो ये आपको ये 10 पॉइंट याद रख लेना है। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस इंडिया सॉफ्ट पावर पॉलिसी। यहाँ पे भी वही बात पूछा गया है। तो सॉफ्ट पावर पॉलिसी बस आपको देखना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए कैसे क्वेश्चन में अंतर आ गया। ठीक है, अंतर आया ना, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ पूछा, इसमें कुछ पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, इसमें भी वही बात आपको लिखना है। जैसे अभी 10 पॉइंट आपको दिखा रहे थे, इसमें भी वही लिखना है। विदेशी नीति, शांतिपूर्ण दृष्टिकोण, ये सब चैप्टर 4 में आपको पढ़ाए थे, तो वो भी याद होगा, तो वो भी आपको लिखना है। सॉफ्ट पावर नीति का यहाँ महत्व लिखा गया है, तो इसके बारे में महत्व अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो महत्व को छोड़ देना है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती, यानी इसमें कुछ कमियां भी है, कुछ चुनौती भी इसको देखने को मिलता है, इसको भी आपको रीड कर लेना है। अगला क्वेश्चन अचीवमेंट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर पॉलिसी। इसमें भी सॉफ्ट पावर से रिलेटेड ही पूछा है, तो इसमें भी आपको बस एक बार देख लेना है कि क्या क्या आंसर लिखा गया है। ठीक, हल्का हल्का क्वेश्चन में चेंजेस है, तो बस यही चीज़ आपको ध्यान दे लेना है। यहाँ तक लिखना है। अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द यूजफुलनेस ऑफ सॉफ्ट पावर पॉलिसी एट द इंटरनेशनल लेवल। इसमें भी सॉफ्ट पावर पॉलिसी पूछा है, लेकिन देखिए कैसे क्वेश्चन में अंतर आया हुआ है। क्वेश्चन पे ही ध्यान दे लेना है और आंसर देखना है कि क्या लिखा गया है। विदेशी नीति के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे 4 क्लास में, कूटनीति के बारे में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है, छवि को मजबूत करता है, आर्थिक लाभ, शिक्षा, ज्ञान का प्रसार करना। समुदाय के बारे में भी हम आपको बता रहे थे, इसके बारे में यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्ट पावर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो इसमें भी सॉफ्ट पावर पॉलिसी से रिलेटेड ही पूछा है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट भी बोला गया है। तो इसको भी ध्यान से देख लेना किस तरीके से लिखा गया है। भारतीय भाषाओं और ज्ञान परस्पर का प्रचार, डिजिटल माध्यम का उपयोग, मानवीय सहायता, ब्रिक्स, G20, इसके बारे में तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, इसको भी आपको देख लेना है एक बार यहाँ तक। तो लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी था कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट में आपसे कुछ अलग अलग टाइप का कुछ नया क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक। जो सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है वो हम अभी यहाँ पे स्किप करेंगे, तो वो आपको भी बस एक नज़र डाल लेना है कि क्या क्या लिखा गया है। इसमें भी सॉफ्ट पावर के बारे में पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सॉफ्ट पावर के बारे में। और व्हेन डिड इट ओरिजिनेट, ये भी पूछा गया है। इसमें थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ऐड ऑन किया गया है, जैसे सॉफ्ट पावर नीति से आप क्या समझते हैं और ये आरंभ कब हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट पावर नीति के बारे में लिख देना है और ये आरंभ यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है वो भी देख लेते हैं। तो सॉफ्ट पावर की अवधारणा का श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक जोसेफ एस नए को दिया जाता है, ठीक। तो इनको दिया जाता है सॉफ्ट पावर नीति की अवधारणा का श्रेय इनको दिया जाता है। और उन्होंने इस शब्द को 1919 में अपने पुस्तक का नाम है बॉर्न टू लीड, ठीक है, बॉर्न टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर। तो ये पुस्तक का नाम है। पुस्तक में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने इस विषय पर 1990 में फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में भी लेख प्रकाशित किया था। तो ये 2-3 चीज़ यहाँ पे आपको, ये पुस्तक का नाम और पत्रिका का नाम और इनका नाम और 1990, ये डेट आपको याद रखना है। तो यहीं से इसकी आरंभ हुई थी। बाद में क्या हुआ कि जोसेफ नाई ने अपनी पुस्तक सॉफ्ट पावर, पुस्तक का नाम ये है, इसमें इस अवधारणा को और विस्तृत से समझाया था, ठीक है। तो पहले इस पुस्तक में बताते हैं, फिर इस पुस्तक में लिखते हैं, विस्तार में बताते हैं सॉफ्ट पावर के बारे में। तो यहीं से सॉफ्ट पावर की शुरुआत, पॉलिसी की शुरुआत हुई थी, आरंभ यहीं से हुआ, ठीक है। ये हेडिंग एक दिया गया है, ये भी आपको लिख लेना है, वही लिखा हुआ है जो हम आपको पढ़ा रहे थे एक एक लाइन करके। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत ने सांस्कृतिक विरासत के द्वारा वैश्विक स्तर पर अपनी सॉफ्ट पावर को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। योग का प्रसार किया है, भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक, कला, संस्कृति, त्योहार, परंपरा, आयुर्वेद, परंपरा, चिकित्सा, भारतीय साहित्य एवं भाषा, भारतीय सिनेमा, संस्कृति। इसमें भी वही बात लगभग सेम ही लिखा गया, ठीक है। संस्कृति के बारे में, कूटनीति के बारे में, सिनेमा के बारे में, योग के बारे में। तो ये आपको खुद से पढ़ लेना है। ये हम पढ़ेंगे हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर क्या होता है, ठीक है। तो ये हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो ये हम आपको पढ़ा दें। तो ध्यान से सुनना है, एक लाइन में याद रख लेना है कि हार्ड पावर का मतलब होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए शक्ति या दबाव का प्रयोग करना, और सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि अपनी संस्कृति, विचार और आकर्षण से दूसरों को प्रभावित करना, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हार्ड पावर में हम शक्ति या दबाव का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपनी संस्कृति से दूसरे लोगों को बिना दबाव के प्रभावित करते हैं, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर क्या होता है। ये आपसे अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आपको लिखना है अच्छे तरीके से। तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल भी हम आपको देते हैं, ये एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, ठीक। तो मान लीजिए कि एक देश दूसरे देश से कहता है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सैन्य कार्रवाई करूंगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हार्ड पावर का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम दबाव का, हथियार का उपयोग कर रहे हैं, शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। तो वही अगर हम बात करें सॉफ्ट पावर की, तो वही भारत योग, संस्कृति और आयुर्वेद के माध्यम से दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोग अपनी इच्छा से योग सीखते हैं और भारत की संस्कृति के बारे में जानने लगते हैं। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल, ठीक। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो हार्ड पावर में बल या दबाव का इस्तेमाल किया जाता है और सॉफ्ट पावर में आकर्षण और प्रभाव के माध्यम से दूसरे देशों को प्रभावित किया जाता है। तो ये दोनों का अर्थ था जो कि आपको याद रखना है। और ये आधार की अगर हम बात करें तो हार्ड पावर का आधार होता है सेना, हथियार और आर्थिक शक्ति, ठीक।
और सॉफ्ट पावर का आधार क्या होता है? उसका आधार होता है संस्कृति, शिक्षा, कला, विचार और कूटनीति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रभाव का तरीका दोनों का क्या है? तो हार्ड पावर का तरीका है कि हार्ड पावर में किसी देश को बाध्य किया जाता है और सॉफ्ट पावर में किसी देश को अपनी इच्छा से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, स्वरूप की अगर हम बात करें तो हार्ड पावर के साधन हैं सेना, हथियार, आर्थिक प्रतिबंध और आर्थिक दबाव। ठीक है, और अगर हम बात करें सॉफ्ट पावर की तो उसका है योग, संस्कृति, सिनेमा, शिक्षा, खेल, पर्यटन और कूटनीति। प्रमुख साधन की अगर हम बात करें तो प्रमुख साधन तो हो गया, इसी के बारे में तो हम आपको पढ़ा रहे थे। परिणाम की अगर बात करें तो परिणाम प्राप्त होने का समय, इसकी अगर हम बात करें तो हार्ड पावर से कई बार जल्दी परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट पावर का प्रभाव धीरे धीरे और लंबे समय में आपको दिखाई देगा। संबंधों का प्रभाव का कहने का मतलब है कि हार्ड पावर के अधिक प्रयोग से तनाव और विरोध पैदा हो सकता है। ठीक, लेकिन सॉफ्ट पावर से क्या होता है कि मित्रता, विश्वास और सहयोग बढ़ता है। मुख्य उद्देश्य, अब ये दोनों का उद्देश्य क्या है? तो हार्ड पावर का उद्देश्य है कि दबाव डाल करके अपने राष्ट्रीय हित प्राप्त करना, और सॉफ्ट पावर का उद्देश्य है कि आकर्षण और सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय हित प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए क्या हार्ड पावर का अगर उदाहरण दें तो कोई देश अपनी सेना या आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से दूसरे देश पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाल देता है, लेकिन सॉफ्ट पावर में ऐसा नहीं होता है। सॉफ्ट पावर में हम योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति, बॉलीवुड या संगीत या आध्यात्मिक विचारों को दुनिया में बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसी लोग भारत से आकर्षित होते हैं और भारत की सकारात्मक छवि बनी रहती है। यहाँ पे उदाहरण शायद यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ पे उदाहरण शायद कट गया है यहाँ से, तो कोई बात नहीं, हम आपको उदाहरण दे ही रहे थे तो आपको ध्यान से उदाहरण लिख लेना है। ये कुछ दिया गया है सॉफ्ट पावर का उदाहरण, यहाँ पे लिख दिया गया है, तो यही उदाहरण आप सब जगह लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आपको इसका आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग इंडिया सॉफ्ट पावर, ऑल्सो सजेस्ट वे टू ओवरकम देम, यानी कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करती है इंडिया सॉफ्ट पावर और आपको इससे बाहर निकलने के लिए आपको उपाय भी बताना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता की विशालता। तो इसको समझने से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चुनौती कहने का मतलब क्या होता है। यहाँ पे चुनौती का मतलब क्या है? तो भारत के पास सॉफ्ट पावर के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि योग, संस्कृति, आयुर्वेद, सिनेमा, आध्यात्मिकता, लोकतंत्र। तो ये सब क्या है? ये सब साधन हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ाना हमेशा आसान नहीं होता है। रास्ते में जो समस्या आती है उन्हें ही हम चुनौतियाँ कहते हैं। ठीक है, तो चुनौती इसी को कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौती आती है। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता। इसका कहने का मतलब है कि भारत में बहुत सारी भाषा, धर्म, परंपराएं, नृत्य कहा जाता है ना, नृत्य और संगीत और खान पान है। तो इतनी बड़ी विविधता को पूरी दुनिया के सामने सही तरीके से प्रस्तुत करना एक चुनौती ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत की संस्कृति केवल एक भाषा या एक परंपरा तक सीमित नहीं है, इसीलिए विदेशों में भारत की पूरी सांस्कृतिक विविधता को दिखाना कठिन हो सकता है। दूसरा पॉइंट सांस्कृतिक कूटनीति का सीमित संस्थागत समन्वय। इसका कहने का मतलब है कि भारत की संस्कृति और विदेश नीति से जुड़ी कई संस्था काम करते हैं। ठीक, तो यदि इनके बीच अच्छा तालमेल न हो तो सॉफ्ट पावर का प्रभाव कम हो सकता है। जैसे कि यदि दो संस्थाएं अलग अलग तरीके से भारतीय संस्कृति का प्रचार करें और उनके कार्यक्रमों में तालमेल न हो तो प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है सॉफ्ट पावर के लिए।
संसाधनों की कमी कहने का मतलब है कि विदेशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति केंद्र और शिक्षा और प्रचार के लिए पैसा और प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि किसी देश में भारतीय संस्कृति का बड़ा कार्यक्रम करना है तो उसके लिए कलाकार और स्थान, प्रचार और धन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो प्रचार में भी पैसा लगता है। नकारात्मक धारणाओं की चुनौती, इसका कहने का मतलब है कि कभी कभी भारत से जुड़ी नकारात्मक खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अधिक चर्चा में आ जाती है, तो इससे भारत की सकारात्मक छवि को नुकसान पहुंचता है। यदि भारत के बारे में लगातार नकारात्मक खबरें दिखाई जाए तो विदेशों में रहने वाले लोगों की भारत के प्रति धारणा प्रभावित हो सकती है। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब है कि भारत अकेला देश नहीं है जो सॉफ्ट पावर का प्रयोग करता है। अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अपनी संस्कृति और मनोरंजन को दुनिया में बढ़ावा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि दक्षिण कोरिया ने अपने संगीत और फिल्मों के माध्यम से दुनिया में अपनी संस्कृति को लोकप्रिय बनाया है। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देना, इसका कहने का मतलब है कि आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक, तो भारत के बारे में गलत जानकारी या अफवाह तेजी से फैल सकती है। तो भारत से जुड़ी कोई झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो इससे भारत की छवि को नुकसान हो सकता है। अगला है सॉफ्ट पावर को ठोस परिणामों में बदलने की चुनौती। इसका कहने का मतलब है कि किसी देश की संस्कृति का लोकप्रिय होना और उससे राजनीतिक या कूटनीति लाभ प्राप्त होना अलग अलग बातें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि विदेशों में लोग योग को पसंद करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत की नीति का समर्थन भी करेंगे। ठीक, अगर वो भारत की योग को पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि वो भारत की नीति को समर्थन ही करेंगे हर जगह। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब आपसे पूछा गया था कि चुनौती क्या है वो बताना है और आपको उपाय भी बताना था। ठीक है, तो चलिए हम उपाय को बताते हैं। सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि भारत को विदेशों में अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय संस्कृति से जुड़े केंद्र स्थापित करने चाहिए। जैसे कि विदेशों में भारतीय नृत्य, संगीत और योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। ठीक, तो ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है डिजिटल माध्यमों का प्रयोग। इसका कहने का मतलब प्रभावी उपयोग। ठीक है, तो जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि भारतीय योग, नृत्य, त्यौहार और ऐतिहासिक स्थानों के अच्छे वीडियो बना करके विदेशों तक पहुंचाना। अब अगला है युवाओं और कलाकारों की भागीदारी। कहने का मतलब है कि युवा कलाकार, लेखक, खिलाड़ी और शिक्षक भारत की संस्कृति को विदेशों में बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं का प्रचार यानी हिंदी, संस्कृति और अन्य भारतीय भाषाओं को विदेशों में पढ़ने और समझने के अवसर बढ़ाने चाहिए। प्रवासी भारतीयों के साथ बेहतर संबंध यानी विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत की संस्कृति के प्रचार में सक्रिय रूप से जोड़ा जाना चाहिए। अब है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना यानी भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य, योग, आयुर्वेद, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ अधिक सहयोग करना चाहिए। सकारात्मक एवं विश्वसनीय संचार यानी मतलब है कि सोशल मीडिया पर भारत से संबंधित गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए सही और तथ्यात्मक जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। चुनौती क्या था? विविधता, समन्वय, संसाधन, नकारात्मक छवि, प्रतिस्पर्धा भी थी, गलत सूचना फैलाते थे लोग और वास्तविक प्रभाव। तो ये सब चुनौती देखने को मिला, लेकिन इसका उपाय क्या था? संस्कृति, डिजिटल, युवा, भाषा, प्रवासी, सहयोग और सही जानकारी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एक लाइन में याद रख लेना है। यहाँ तक आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 और शायद इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये।
ठीक है, टोटल शायद 10 ही क्वेश्चन था, 5 लॉन्ग में और 5 शॉर्ट में। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन एनहेंसिंग सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर बढ़ाने की दिशा में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका को संक्षिप्त में आपको बताना है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब है कि इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, इन सब के माध्यम से जिनके जरिए हम कोई जानकारी या सामग्री पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, इसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक, तो अब सोचिए कि पहले भारत की संस्कृति विदेशों तक पहुंचने के लिए कोई दूतावास या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किताबों पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक, तो पहले इन सभी चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज एक वीडियो बना करके उसे इंटरनेट पर डालने से वह कुछ ही समय में दुनिया के लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। तो यही कारण है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉफ्ट पावर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है। चलिए अब हम इसकी भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी क्या भूमिका है? पहला पॉइंट आपको लिखना है, संस्कृति का वैश्विक प्रचार, यानी डिजिटल माध्यमों से भारतीय संगीत, नृत्य और त्योहार, कला और परंपराओं को पूरी दुनिया में दिखाया जा सकता है। जैसे कि यूट्यूब पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य या दीपावली से जुड़े वीडियो विदेश लोग भी देख सकते हैं। योग और आयुर्वेद का प्रसार, यानी योग और आयुर्वेद की जानकारी ऑनलाइन वीडियो और डिजिटल कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। भारतीय सिनेमा और मनोरंजन, इसका कहने का मतलब है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के कारण भारतीय फिल्में और गाने दूसरे देशों के लोगों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। सकारात्मक और राष्ट्रीय छवि का निर्माण, इसका कहने का मतलब है कि डिजिटल माध्यमों से भारत की विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, विकास और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। जन से जन संपर्क, इसका कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के लोग दूसरे देशों के लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं। जन से जन एक जगह और लिखा गया था जहाँ पे हम स्किप कर दिए थे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। पर्यटन को बढ़ावा देना, मतलब भारत के ऐतिहासिक स्थानों, मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के वीडियो देख करके विदेशी पर्यटक भारत आने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। जैसे कि आप ताजमहल, वाराणसी या राजस्थान या केरल के सुंदर वीडियो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। आपको भी आकर्षित कर सकता है, तो आप ये सब वीडियो देख करके वहाँ घूमने की इच्छा भी रख सकते हैं। कम लागत में व्यापक पहुँच, इसका कहने का मतलब है कि डिजिटल माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कम खर्च में बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी पहुँचाई जा सकती है। ठीक है, जैसे एक अच्छा वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो कम खर्च में बहुत लोगों के पास पहुंच जाता है। गलत धारणाओं को दूर करना, यानी इंटरनेट पर भारत के बारे में गलत जानकारी या अफवाह भी फैल सकती है, तो डिजिटल माध्यमों से सही और विश्वसनीय जानकारी देकर के उसका जवाब दिया जा सकता है। मान लीजिए कि भारत को कोई योग शिक्षक यूट्यूब पर योग का वीडियो डालता है। ठीक है, मान लीजिए कि भारत का कोई योग शिक्षक यूट्यूब पर योग का वीडियो डालता है। अमेरिका, जापान और फ्रांस के लोग उस वीडियो को देखते हैं, तो योग सीखते हैं और भारत की संस्कृति के बारे में जानने लगते हैं। तो यहाँ भारत ने न सेना का प्रयोग किया, न किसी पर दबाव डाला, बल्कि अपनी संस्कृति के आकर्षण से लोगों को प्रभावित किया। तो इसीलिए ये सॉफ्ट पावर का उदाहरण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ तक हो चुका है। तो आपका चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो चुका। चैप्टर 5 में यूनिट 3 से ही क्वेश्चन था। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। ठीक, तो थोड़ी देर में वो भी क्लास आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एंड जितना भी क्वेश्चन था वो आपको अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है। बस इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना। ठीक, अगला चैप्टर जो है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें हम पढ़ेंगे इंडिया रिलेशन, अमेरिका रिलेशन, जिसके बारे में हम आपको चैप्टर 4 में रिलेशन के बारे में कुछ पढ़ा चुके हैं। कुछ नए नए क्वेश्चन भी है जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है।
तो चलिए एंड करते हैं।